अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, नवाज शरीफ के अस्पताल से जेल मुंतकिली ने ढील और ढील का जो तासुर दिया जा रहा था इसको किसी हद तक ख़त्म कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि नून लीग और तहरीक इंसाफ के ढील और डील के इनकार के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तासुर क्यों मजबूत कर रही है कि इन दोनों जमातों के दरमियान डील का मामला अभी भी तेज़ी से जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ के पीछे क्या वजूहात हैं, ये लतीफ़ खोसा साहब आज हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे। और दूसरी जानिब उनसे ये भी पूछेंगे आज के जाली अकाउंट्स केस में सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जो नज़रसानी अपील की दरख्वास्त दायर की है कि जाली अकाउंट्स केस की जो तफ्तीश है ये कराची नैब के हवाले की जाए, जो रिकॉर्ड है ये कराची नैब के हवाले किया जाए। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी GI2 रिपोर्ट को गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त देती है तो कभी तहकीकात नैब कराची से करवाने की दरख्वास्त देती है। आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसके पीछे मकसद क्या है? क्या इस नैब रावलपिंडी पर एतमाद नहीं है या ये मामले को तूल देने की एक कोशिश की जा रही है? इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, मुल्क में हकीकी और बिला इम्तियाज एहतसाब के ऊपर एक बार फिर से सवालात उस वक्त उठने लगे जब नैब ने पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान को आमदन से ज़ायद असासे रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया और फिर अपोजिशन की जानिब से यह तासुर दिया जाने लगा कि नैब की जो कार्रवाई है ये एहतसाबी अमल को बैलेंस करने की कोशिश है क्योंकि इससे पहले अपोजिशन की जानिब से बार बार ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि नैब यकतरफा एहतसाब कर रही है और सिर्फ अपोजिशन को इसका निशाना बनाया जा रहा है और सिर्फ जो अपोजिशन के खिलाफ बनने वाले केसेस हैं इन्हीं में पेशरफ्त हो रही है। लेकिन पंजाब के सीनियर वजीर के गिरफ्तार होने पर अब इसे बैलेंसिंग एक्ट कहा जा रहा है। क्या वजह है कि जो अपोजिशन है किसी भी तरीके से एहतसाब हो, जिसका भी हो, हुकूमत का हो, अपोजिशन को किसी भी अमल से मुतमईन नहीं हो रही है? अहम नुक्ता यह है कि पंजाब के सीनियर वजीर की गिरफ्तारी के बाद क्या नैब का शिकंजा हुकूमत पर मजीद सख्त होगा? क्या अलीम खान के बाद वजीर दिफा परवेज़ खटक, जिन पर पेशावर मेट्रो की तामीर में बेकायदगियों के इल्ज़ामात हैं, KPK के जो वजीर आला हैं महमूद खान, उन पर मालम जब्बा में सूबाई महकमा जंगलात की 275 एकड़ ज़मीन को नाजायज़ तौर पर निजी शोबे को 33 साल की लीज पर देने का इल्ज़ाम है। फिर चाहे वो खुसूसी मुशीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी हों जिन पर ऑफशोर कंपनीज रखने के इल्ज़ामात है, क्या अब तमाम शिकंजे में आएंगे? जबकि अब हुकूमत भी नैब कवानीन पर तरमीम करने पर तैयार हो गई है। क्या हुकूमत ने साबिक वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी का मशवरा मान लिया है? उन्होंने मशवरा दिया क्या था, ज़रा ये सुनिए। मैं उन लोगों में शामिल हूं जो ये नहीं चाहता कि अब PTI की शामत आए, क्योंकि अब इनकी बारी है। इससे हमें कोई खुशी नहीं होगी। हम किसी को सलाखों के पीछे नहीं देखना चाहते कि मैं मौजूदा हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करता हूं, लॉ मिनिस्टर से भी बात हुई थी कि आपने इरादा बना लिया है। मुझे मालूम था कि मेरी और शायद एक दो और लोगों की गिरफ्तारी के बाद आप नैब कानून में बुनियादी तब्दीलियां करेंगे, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरी और मेरे भाई की गिरफ्तारी पर गुजारा कर लें। शहबाज साहब पहले ही गिरफ्तार हैं और लोगों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे शक है कि अब बैलेंस करने के लिए आपके लोगों को पकड़ा जाएगा और यह बैलेंस करने की रवायत ठीक नहीं है। अहम नुक्ता यह भी है कि अपोजिशन ने अभी तक तो किसी भी कानून साजी पर हुकूमत का साथ नहीं दिया, लेकिन ये वाहिद एक मामला लग रहा है नैब कवानीन में तरमीम का जिस पर अपोजिशन और हुकूमत मिल बैठेंगे और इसमें तरमीम की जाएंगी। पंजाब में वज़ीर आला की तब्दीली की जो बाज़गश्त हो रही थी अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद वो एकदम से रुक सी क्यों गई है? और क्या अलीम खान के इस्तीफ़े के बाद खुद PAC की चेयरमैनशिप का ओहदा देने वाली जो तहरीक इंसाफ है ये शहबाज शरीफ से इस्तीफ़े का जो अब मुतालिबा कर रही है ये किस हद तक दुरुस्त है? इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब बात करेंगे गैस की कीमतें बढ़ाने वाली हुकूमत खुद, नोटिस लेने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब खुद, लेकिन नोटिस अब ये ले किसके खिलाफ रहे हैं? क्या अपने ही हुकूमत के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर साहब नोटिस लेने जा रहे हैं? प्रोग्राम में इस पर भी डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में कराची स्टूडियो से ज़फ़र हिलाली साहब हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब साबिक गवर्नर सिंह नून लीग के रहनुमा, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम में हैं। साबिक गवर्नर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब हमें ज्वाइन करेंगे और वफाकी वज़ीर बराए समंदरी अमूर तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़ैदी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, ज़ुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ज़ुबैर साहब, जैसे मैंने पहले कहा कि अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद अब तासुर यकीनन अपोजिशन की जानिब से ख़त्म हो जाना चाहिए कि यकतरफा कार्रवाई हो रही है, या जो तासुर दिया जा रहा था कि अपोजिशन के लोगों पर जो नैब हाथ डाल रही है इसमें हुकूमत का कोई हाथ है, हुकूमत के कहने पर किया जा रहा है। अब तो ये तासुर ख़त्म होना चाहिए। अब अपोजिशन इसे बैलेंसिंग एक्ट कह रही है, क्यों?
देखें, एक तो खदशात पहले से भी थे, जो जैसे आपने साद रफीक साहब की तकरीर का वो हिस्सा सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि अब शक ये है कि बैलेंसिंग एक्ट किया जाएगा। एक तो ओवरऑल जो नैब की कारकर्दगी है उस पर एक सवालिया निशान है, और मेरा ख्याल है सब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी है, अपोजिशन जमातों की तरफ से भी है। जो क्वालिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन है, जो क्वालिटी ऑफ टॉप लीडरशिप है, जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आती हैं, जिस किस्म का प्रोसेस रन किया जाता है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी नैब से, और सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस ने, आपने सुना बारहा उन्होंने भी गिला किया कि नैब की परफॉर्मेंस के हवाले से। सो नैब अताब में रहा है काफ़ी अरसे से। मैं ये नहीं कह रहा कि अलीम खान ने कुछ किया या नहीं किया, मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन ये अगर बैलेंसिंग एक्ट है और उस किस्म का बैलेंसिंग एक्ट है कि जी नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था, तो उसके बाद इमरान खान और जहांगीर तरीन का आया था, तो जहांगीर तरीन वॉज अ लेसर कॉस्ट दो में से, तो उनको उड़ा दिया गया था। मेरा ख्याल है ये रवायत एक तो बैलेंसिंग एक्ट की होनी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल हमारा मुतालबा था, है और रहेगा कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और भरपूर अंदाज से भी होनी चाहिए, और अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, ताकि उसमें सबको कॉन्फिडेंस आए। और वो प्रोसेस जो है रन करते हुए सिर्फ अरेस्ट की हद तक नहीं है। अभी जिस तरह मैं आपको फवाद हसन फवाद का जिक्र करूं एक एग्जाम्पल के तौर पर, 8, 9, 10 महीने हो चुके हैं उनको अरेस्ट किए हुए, अभी क्या हुआ है? मतलब उसका प्रोसेस भी तो रन करे ना। मतलब ये तो नहीं हो सकता कि अभी जिस तरह शहबाज शरीफ मेरा ख्याल है सितंबर के बिगनिंग में उनको अरेस्ट किया गया था, अभी हम बैठे हुए हैं फरवरी में, तो उसको थोड़ा सा नैब को खुद भी चाहिए कि अरेस्ट उस स्टेज पर करें जहां उनके पास बिल्कुल केस तैयार हो, और थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन के लिए 8-10 दिन की इन्वेस्टिगेशन के लिए, 15 दिन की इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने उनको पकड़ा, वो भी अगर वो, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो अब नैब से निकल चले गए ना, सीनियर उनका मिनिस्टर तो ने नैब प्रोसेस हुआ, वो है भी सीनियर अब तो वो मिनिस्टर, जेल ये चले भी मुझे गए। नहीं पता कि वो उनको बुलाया जाता था वो नहीं आते थे, या शहबाज शरीफ को बुलाया जाता था वो नहीं जाते थे। सो आप अरेस्ट करके एक 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक लेके बैठे हुए हैं, तो क्रेडिबिलिटी तो जीरो है। आई एम सॉरी टू से, देखिए वो 90 डेज का प्रोसेस तो है ना नैब का, जिसे अब तरमीम के जरिए खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ना मुझे पता कि अलीम खान का केस है क्या, लेकिन अगर बैलेंसिंग एक्ट के लिए किया, दिस इज इवन वर्स। अगर इस किस्म का एहतसाब होगा तो मेरा ख्याल है बहुत ही खराब चीज है। हिलाली साहब, क्यों ऑपोजिशन इसको बैलेंसिंग एक्ट कह रही है? देखिए, मेरे ख्याल में इनके रीजंस अनजस्टिफाइड नहीं है। मेरे ख्याल में वजह इन लोगों के भी कहने में कुछ वजन है कि इतने गवर्नमेंट वाले लोग जो पकड़े गए, उसके जो उनके पकड़े गए उसके बाद गवर्नमेंट वाले को बारी आएगी। क्यों? गवर्नमेंट के टीम में भी लोग करप्ट हैं, अभी भी हैं, जिन पे हाथ ही नहीं लगाया गया। मगर एक चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2005 और 2006 से ये जो प्लॉट्स हैं, ओवरसीज कंपनीज हैं अलीम खान के, ये तो सबको पता था। ये तो PMLN को भी पता था। तो इस वक्त वो क्यों उठा रहे हैं? इस वक्त वो क्यों फिंगर पॉइंट करके कह रहे हैं कि अलीम खान भी के खिलाफ चार्जेस उठ सकते हैं 10 साल 13 साल बाद? क्या इसलिए कि वो अब पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल हो गया है? जुबैर साहब, क्या आप लोगों को तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इस एक्ट की तारीफ करनी चाहिए जो कि अखलाकी तौर पर रिवायत कायम हो रही है इस्तीफे देने की इल्ज़ामात की बुनियाद पर किसी को गिरफ्तार किया गया? अब देखिए, अलीम खान ने इस्तीफ़ा दे दिया, बाबर अवान साहब ने इस्तीफ़ा दिया, आज़म सवाती साहब ने इस्तीफ़ा दिया। इसकी तो आपको खैर तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन पूछ मैं आपसे ये रही थी कि अभी तक तो अपोजिशन ने किसी भी कानून साजी के मामले पर हुकूमत का साथ नहीं दिया। वाहिद ये एक मसला लग रहा है नैब कवानीन में तरमीम का, जिस पर अपोजिशन जो है हुकूमत से मिलने वाली है। उसमें शादी हमारी पोजीशन जो है वो बड़ी क्लियर है। एक तो PMLN बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक्सेप्ट करता है कि पिछले 5 साल में जब हमारी हुकूमत थी हमें करना चाहिए था। पीपल्स पार्टी ने हमें ऑफ़र भी किया था
कि नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम करने के लिए, और वो करनी भी चाहिए थी। मेरा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर होता है कि जी जो भी मिलिट्री रूलर ने कुछ भी किया है उसको अनडू करें और फिर दोबारा से अगर बिल्कुल वैसे ही भी करना है तो उसको ठीक किया जाए। लेकिन ड्रैकोनियन लॉ है, सब मानते थे। PMLN की जाहिर है बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि दे डिड नॉट मूव एट द राइट टाइम। हाउएवर हैविंग सेड दैट, इसी वजह से हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है कि जी उन लॉज में इम्प्रूव किया जाए। इम्प्रूव करने का मतलब ये नहीं कि किसी को बचाने के लिए इम्प्रूव किया जाए या अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए किया जाए। वो जो तरामीम है उसमें नैब की रीस्ट्रक्चरिंग भी शामिल होनी चाहिए कि नैब को इफेक्टिव कैसे बनाना है। लॉज तो आपके पास बहुत से होते हैं। हम पुलिस से जो गिला करते हैं वो इस वजह से नहीं करते कि पुलिस के पास वो मैंडेट नहीं है काम करने का, बट द क्वालिटी ऑफ द पुलिस फोर्स एंड सो ऑन। सेम गोज फॉर नैब के उसकी रीस्ट्रक्चरिंग। और वो जिस तरह अभी शायद फाइनेंस मिनिस्टर ने, प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने एक बात रेज की थी कि वो पैसा कहाँ है जो नैब क्लेम करती है कि हमने अरबों रुपए कलेक्ट किए हैं प्ली बार्गेन वगैरह में। तो उससे रीस्ट्रक्चरिंग करें, मतलब बजाय कि उसको अपने बैंक अकाउंट में रखने के, या मतलब नैब के बैंक अकाउंट में। मैं किसी को ब्लेम नहीं तो अगर इस कानून साजी में, तरमीम में आप साथ दे सकते हैं हुकूमत का, फिर तो जनूबी पंजाब सूबे के लिए भी आप लोगों को साथ देना चाहिए। आप लोगों ने भी ये नारा लगाया था, पीपल्स पार्टी ने भी लगाया, लेकिन आप लोगों ने अपने दौरे हुकूमत में नहीं बना सके। या आप लोग साथ इसलिए नहीं देना चाहते कि इसका क्रेडिट आप तहरीक इंसाफ की झोली में नहीं डालना चाहते? ये नैब ऑर्डिनेंस नहीं, मैं जनूबी पंजाब सूबे की बात कर रही हूँ कि अगर नैब कवानीन में तरमीम पर आप लोग इकट्ठे हो सकते हैं, इकट्ठे बैठ सकते हैं, तो फिर दूसरे मामलात की कानून साजी में भी इकट्ठे होना चाहिए। एब्सोल्युटली। और उसमें पीटीआई नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। बड़ा सिंपल सा है। इस वक्त वो जिस तरह पीटीआई वाले खुद कहते हैं तख्ते लाहौर, तो अगर जनूबी पंजाब का सूबा बन जाए, कल बना दें हमारी तरफ से, तो वो तो तख्ते लाहौर से तो उनको छोड़ना पड़ेगा। आप सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं? आपकी जमात सोच सकती है कि 100% कभी पीटीआई मूव ही नहीं करेगा। कैसे वो सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब जो है, जिसमें मेजॉरिटी इस वक्त बावजूद जो भी इलेक्शन हुए थे उसमें PMLN की है, सो वो अगर 2 सूबे बनते हैं तो उसमें तो हमें कोई दुश्वारी नहीं है। इसी वजह से इमरान खान ने दिसंबर के शुरू में जब जर्नलिस्ट के साथ मुलाकात की थी तो इसके जवाब में ये कहा था तो फिर मिड टर्म इलेक्शन भी हो सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई मसला नहीं है फिर तो अपने दौरे हुकूमत में आप लोगों को बना देना चाहिए था, क्योंकि ये नारा तो आप लोगों ने भी लगाया था 2013 के इलेक्शंस में। हमने लगाया था और हमने पंजाब असेंबली में रेजोल्यूशन भी पास की थी। देखें, उसमें एक मौक़िफ़ अभी भी जो है और होना भी चाहिए, और आपके एनालिस्ट और दूसरे पैनल के लोग भी जो संजीदा हैं वो भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि हम सिर्फ पंजाब में सूबे नए बनाने की बात नहीं कर। एक दफ़ा आपने पंजाब में सूबा नया बनाया है तो क्या KP से आवाज़ नहीं आएगी? क्या सिंध से आवाज़ नहीं आएगी? क्या बलोचिस्तान से आवाज़ नहीं आएगी? क्या ये नेशनल एजेंडे के तहत नहीं होना चाहिए? दैट इज़ व्हाट आई थिंक। मेरा तो मौक़िफ़ ये बिल्कुल क्लियर कट है कि इस पर पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए, बिकॉज ये पंजाब में तो बन भी जाएगा और मारधाड़ होगी थोड़ी बहुत, लेकिन इमेजिन व्हाट विल हैपन इन सिंध, इमेजिन बलोचिस्तान में क्या होगा। तो हम क्या तैयार हैं वो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए? जुबैर साहब, आखिरी सवाल। विफाकी काबीना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में एक बात हो रही है कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, दीगर मुल्जमान को भी इस कमेटी में शामिल करने की कोशिश की जा रही है, मसलन साद रफीक साहब, ताकि उनके भी प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जा सके। जी, तो एतराज किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब इसे गलत इस्तेमाल करना चाह रहे हैं सियासी मकासद के लिए। देखें, गलत दो चीजें, एक तो आप कह सकते हैं कि मॉरली गलत कर रहे हैं और एक क्या लीगली गलत कर रहे हैं। चेयरमैन हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के शहबाज शरीफ साहब। हर पार्टी की एक नुमाइंदगी होती है, नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उसकी नंबर्स के हिसाब से नेशनल असेंबली में, उसमें उनकी चॉइस होती है उस पार्टी की कि वो जिसको भी डालें। तो ये अगर हम साद रफीक को डालें या एयाज सादी को डालें, ये तो चॉइस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को होनी चाहिए। उससे अगर साद रफीक को फायदा होता है प्रोटेक्शन ऑर्डर का तो बिल्कुल हम इस्तेमाल करेंगे, क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे। एक कानून में अगर एक गुंजाइश है
तो उसको हम क्यों छोड़ेंगे? ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद, अली जैदी साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब। अलीम खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, एथिकली बहुत अच्छा किया उन्होंने। ऑपोजिशन इसे बैलेंसिंग एक्ट कह रही है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद जो अब हुकूमत एक्टिव हुई है कि नैब कवानीन में तब्दीली होनी चाहिए, ये तो नून लीग वाले पहले ही कहते थे कि जब इनके ऊपर अपने ऊपर पड़ेगी तो फिर इनको होश आएगी। तो ये कोई तासुर अच्छा नहीं जा रहा कि आप लोगों के अपने सीनियर वजीर पर हाथ डाला तो आप लोगों को तरमीम याद आ गई नैब कवानीन में? पहली बात है कि पहले जरा डिफरेंस देख लें, माइंडसेट का डिफरेंस देख लें, उसके बाद आपको जो सेकंड चीज़ है समझ आ जाएगी। माइंडसेट का डिफरेंस ये है कि हमने पहले दिन से कहा है कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड, अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल। हम कोई अकाउंटेबिलिटी में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहे, ना कोई मुदाखलत कर रहे हैं किसी लॉ एनफोर्समेंट के इदारे से, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि उनको अपना काम पूरा करना चाहिए। एक्सक्यूज मी। अब आ जाए अलीम खान साहब पे। जी, अलीम खान से पहले भी जो एक एडवाइजर थे बाबर अवान साहब, जैसे ही उनके नाम आया उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, रेफरेंस बना, उन्होंने इस्तीफा दिया। आजम खान स्वाति, जैसे ही रेफरेंस बना उन्होंने इस्तीफा दिया। अलीम खान जैसे ही उनके पास पहला उन्होंने कहा जी इस्तीफा ये लो, और अब मैं कोई अपने पोजीशन को इस्तेमाल नहीं करूंगा अपनी डिफेंस में, मैं अपना डिफेंस खुद करूंगा। अब वो अपना डिफेंस खुद करेंगे, सही है कि गलत है वो ही नोज बेटर, उनका बिजनेस है, हम किसी पे इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। लेकिन अब आप माइंडसेट समझ लें कि हमारा क्या है। ऑपोजिशन क्यों शोर कर रही है कि जी बैलेंसिंग एक्ट है? वो इसलिए शोर कर रही है कि उनको पता है कि उनके पास कोई डिफेंस ही नहीं है। और ये जो ऑपोजिशन लीडर जो हमने गलती की है, मैं आपको ओपनली एक्सेप्ट कर रहा हूं कि हमने जो गलती की है, हम समझ रहे थे कि जनाब ये असेंबली चलाने के लिए ये पीएससी का चेयरमैन इनको बना देते हैं ऑपोजिशन लीडर, क्योंकि जो कि हमारा नहीं, जो कि बेनजीर भुट्टो शहीद ने वादा किया था, हमने उनका वादा पूरा किया। गलती नहीं, आप लोगों ने मजबूरी में किया है, मजबूरी बन गई थी आप लोगों के लिए, मानना पड़ा आप लोगों को। मजबूरी हमें क्या थी मुझे पता है, हमारी क्या नहीं, हमें हमारी मजबूरी क्या थी? कमेटीज काम ही नहीं कर रही थी। ये हाउस में नहीं आते, हम अपना हाउस चलाते रहते। कमेटीज काम नहीं कर रही थी। नहीं, ये हाउस में नहीं आते तो हाउस से चलता रहता, कमेटी तो बन जाती। लेकिन हमने जमहूरियत को दिमाग में रखते हुए, जो पहले ट्रेडिशन अलग था लेकिन साइन हुआ था, और वो जो ट्रेडिशन भी था वो ऐसा था कि ये अपने आप को इन्वेस्टिगेट, कभी खुर्शीद शाह साहब बैठे रहे इतने साल, 5 साल उन्होंने कुछ नहीं किया। पहले चौधरी निसार बैठे थे, उन्होंने इनके साथ कुछ नहीं किया। हाँ, जब वो चौधरी निसार बन गए इंटीरियर मिनिस्टर, बड़ी चीजें उन्होंने इंक्वायरियां शुरू कराई, लेकिन कोई पाए तकमील तक नहीं पहुंचाई। हर वक्त आने पे बताऊंगा, अभी भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, कहते हैं वक्त आने पे बताऊंगा, पता नहीं कौन से वक्त का वो इंतजार करे। खैर, हमारा माइंडसेट ये है, और ये यहाँ पीएससी के चेयरमैन बन के इसको गलत इस्तेमाल करके पावर 8-8 गाड़ियां लेके इस्लामाबाद में वजीर आजम से भी ज्यादा प्रोटोकॉल लेके इधर घूमते फिर रहा है शहबाज शरीफ। मैं समझता हूं कि इमीडिएटली इनके सारा, मैं तो इंटीरियर मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट भी करूंगा, शहरियार अफरीदी साहब से वैसे की भी है, रिमूव द सिक्योरिटी। इनको किसी से कोई खतरा नहीं है, ये ऐसी तमाशा ड्रामा कर रहे हैं, नंबर 1। और मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हमसे गलती हुई है कि हमने इनको पीएससी का चेयरमैन बनाया। जहां तक नैब की बात है, नैब अपना काम करे ना, मैं नैब का स्पोक्स पर्सन हूं, ना कभी था, ना आज बनने लगा हूं। अच्छा काम करेंगे, वाह वाह। जहां मेरे उन पर सवालात होंगे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे बिल्कुल सवालात हैं। मेरे सवाल ये हैं कि दुनिया में बच्चे को पता है कि ये अपार्टमेंट जो उन्होंने खरीदे थे, जिसके ऊपर से नवाज शरीफ एवन फील्ड वाले, उस पर नैब के वकील की इतना वीक स्टैंड कैसे था कि नवाज शरीफ को बेल हो गई। ये वो शख्स है जो कभी एक डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सका टाइटल डीड का कि कब खरीदी थी। मतलब इससे क्लियर कट केस नहीं था, लेकिन नैब की वकील वीक था तो उसको बेल हो गई। कभी हार्ट के ऊपर बेल हो रही है, कभी पता नहीं क्या। सो देयरफॉर नैब को भी थोड़ा सा अपने आप को और टाइट करना पड़ेगा।
और अगर ये कोई कहता है कि जी कोई बैलेंसिंग एक्ट है, कोई बैलेंसिंग, लेकिन अलीम खान साहब को जो गिरफ्तार किया, मेरी कुछ नैब जराए में बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि जितने भी अभी तक पॉलिटिकल लोग पकड़े हैं ना, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस एविडेंस बेसिस पर अलीम खान साहब का अभी छूटना बड़ा मुश्किल है, अनटिल अनलेस वो जो पैसा है जिस तरह नैब में होता है सवाबदीद आप वापस कर दें तो आप अब जा सकते हैं, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है अलीम खान साहब के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात आप देखें, अलीम खान साहब को कोई वकील ही नहीं मिला, वो वकील चुना अमजद परवेज जो मरियम का भी वकील, जो नवाज शरीफ साहब का भी वकील, नैब केसेस में जो शहबाज शरीफ साहब का भी वकील। आप देखें ना, आप मैसेज क्या दे रहे हैं, आप कहते हैं ना कि वो करप्ट हैं, तो वो उन्हीं करप्ट लोगों की अगर वो वकालत कर रहे हैं तो वही वकील अलीम खान साहब के हैं। आपने 3 बातें की हैं। पहली बात आपने की कि जी आपकी नैब में बात हुई, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं वफाकी वजीर हूं, मैं तो किसी से नैब में बात नहीं करता। हाँ, एक दफा जब मैं बना था, बनने के बाद मैं नैब चेयरमैन के पास खुद गया था 2 बातें करने, उनको मैंने कहा जी ये मेरे असासे हैं, आप अभी देख लें, 5 साल बाद आप हो ना हो, जब जाऊंगा हर साल आपको जमा करा दूंगा, जब जाऊंगा फिर आप भी देख लीजिएगा। और दूसरी ये कि जो भी मैं प्रोजेक्ट करूंगा, मेरी आपसे दरखास्त है कि नैब से मैं पहले वेट करवा लूं, पहले ही आप वेट कर लें, क्योंकि यहाँ ब्यूरोक्रेट्स और लोग काम करने से डर गए हैं। जो भी काम हमने करना है, जो भी हम प्रोजेक्ट करेंगे, पहले नैब वेट कर लें फ्रॉम डे 1। आप अपने वकील भेज दें, अपने जो भी टीम आपने भेजनी है, चेक इट, देयरफॉर वी आर क्लियर फ्रॉम द वर्ड गो कि हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर काम कर रहे हैं। ठीक है जी। एक दफा मैं नैब चेयरमैन के पास गया, उसके बाद आपके शायद ज्यादा जराए हैं नैब से, आप शायद वफाकी वजीर से ज्यादा। अब सहाफियों के सोर्सेज तो होते हैं ना, माफ कर दें, सहाफियों के सोर्सेज तो होते हैं ना। मुझे नहीं पता, जहां तक अलीम खान के वकील की ताल्लुक है, मैं अलीम खान का मैं नॉट माई चॉइस। अलीम खान ने अगर वकील रखा अपने पर्सनल उसके लिए, तो वो उनकी चॉइस थी। क्या देख के रखा क्या नहीं देखा, वो अच्छा होगा बुरा होगा, अलीम खान विल हैव टू 22 साल पुराना केस निकाल के तो अलीम खान के ऊपर नैब ने एक्टिविटी कर ली, ठीक है, नैब समझती करे। अली जैदी साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएं, पूछें आपसे कि डैम्स की इनॉग्रेशन 2 बार इसको पोस्टपोन किया गया, साबिक चीफ जस्टिस पर नाराज़ भी हुए, क्या वजह है कि मंसूबे के ठेके पर समझा जाए कि जो एक तनाज़ा सामने आया था रज़ाक दाऊद साहब को लेकर, उस वजह से हुकूमत ने इसे ज़रा पीछे कर दिया इस मामले को? मेरे ख्याल में लॉजिस्टिकल और प्राइम मिनिस्टर के शेड्यूल के इश्यूज हैं। आई एम नॉट प्रिवी टू वहाँ पे उसमें क्या हो रहा है, मैंने पता नहीं किया, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आएगा, वो देखें जो रज़ाक दाऊद साहब ने अगर बिड की थी, जब बिडिंग इसकी शुरू हुई, जब बिडिंग फॉर्म टेंडर के डॉक्यूमेंट्स लिए, जब बिडिंग सबमिट हुई, किसी वक्त भी हमारी हुकूमत नहीं थी, ना रज़ाक दाऊद साहब मिनिस्टर थे, ना एडवाइजर थे, ना कुछ उनके पास था। अगर कोई ये मुझे कह दे कि जी रज़ाक दाऊद साहब मिनिस्टर, अच्छा उसके बाद जब वो बन गए, उन्होंने पहले से पीएम को बताया कि ये एक इशू है, और उन्होंने उस कंपनी से इस्तीफा दे दिया। अब वो शाजिया को तो नहीं देने लगे, या जफर हिलाली और अली जैदी को तो नहीं देने लगे जो कंपनी उन्होंने बिल्ड की, उन्होंने अपने बेटे को दे दी। वो बेटा वैसे ही काम कर रहा था, वो ये खुद हट गए। अब या तो मुझे कोई ये बता दे, ये मुझे कोई क्लेम कर ले कि उनके बनने के बाद एडवाइजर वो उनकी बिड खोली गई है और सारी बिडें चेक की गई हैं, और उसके बाद रीबिड उनकी कागज कोई दूसरे डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, या तो कोई ये प्रूफ इसके ऊपर ये हुआ कोई नहीं है। जब ये नहीं हुआ तो वो तो सील डॉक्यूमेंट था, खुला, वो जीत गए, वो उस कंपनी के मालिक नहीं है। अब लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आ गया ना, मतलब क्वेश्चन मार्क जरूर आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन मार्क नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन मार्क की रीजन भी समझ लें ना। उन्होंने, अगर तो मैं आज कोई प्रोजेक्ट में बिड कर लूं, या कोई मेरे भाई की कंपनी हो, या मामे की है, कोई रिश्तेदार की है, मेरे किसी की जो आज कोई बिड कर रहा हो इन माई मिनिस्ट्री, समथिंग रिलेटेड टू माई मिनिस्ट्री, फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब मेरा भाई क्रिएटिव आदमी है, वो अगर वो अपनी क्रिएटिविटी, आर्टिस्ट, वो अपने काम करता है, वो अगर वो इधर से मुझे पैसे मिलना शुरू हो जाए उसको, अगर वो कोई किसी मेरी मिनिस्ट्री के किसी कंपोनेंट के साथ, देन आप सवाल उठा सकते हैं ना। लेकिन अगर वो कहीं भी काम कर रहा है, पैसे कमाए ना कमाए, वो इट्स इररिस्पेक्टिव। ये तो नहीं हो सकता कि मेरी दुनिया में मेरे सारे रिश्तेदार काम करना छोड़ दें और मेरी 2.5 लाख की तनख्वाह पे रह लें। ऐसे नहीं होता। सो लेट पीपल वर्क, बट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड, लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि इस मसले की वजह से इसको पेंडिंग किया गया है। इसको मुझे आई डोंट नो कि मैं इसमें, आई एम नॉट सेइंग यस और नो टू इट, आई एम जस्ट सेइंग
बल्कि आई एम नॉट सेइंग यस टू इट। इन फैक्ट मेरे ख्याल में लॉजिस्टिक्स का कोई इशू होगा और प्राइम मिनिस्टर के स्केड्यूल का कोई इशू होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। थैंक यू। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब। ये फरमाइएगा कि जाली अकाउंट्स केस में सिंध हुकूमत ने नज़रसानी की अपील जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जिसमें ये कहा गया है कि केस की जो मज़ीद इंक्वायरी है ये इस्लामाबाद में अगर होगी तो इससे इंतज़ामी मसाइल पैदा होंगे, और जो नैब्स का रिकॉर्ड है वो भी कराची नैब के हवाले किया जाए, और जो भी इंक्वायरी मज़ीद आपने करनी है वो कराची में की जाए। क्या वजूहात है इसके पीछे कि आप नैब रावलपिंडी में नहीं चाहते कि सारी इन्वेस्टिगेशन हो? देखें, इसमें मैंने भी की है, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, फरियाल बीबी की तरफ से भी अलहदा हुई है, और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी आई है। देखें, हमने तो एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का रिव्यू में जिसको हम ने इस्तदा की है कि उसे मंगल के दिन 12 तारीख को समाअत के लिए लगाया जाए, और उम्मीद है कि समाअत भी 12 तारीख को इंशाअल्लाह होगी। हमने कॉम्प्रिहेंसिवली इसे जो है, ये जो नई एक जूरिस्प्रूडेंस की शुरुआत की गई, हमने उस सारे प्रोसेस को कहा है कि ये गैर आइनी है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो आर्टिकल 10A है, जो बुनियादी हकूक़ के ज़ुमरा में आता है, जिस पर आम जो है कानून साजी के ज़रिए से भी उसमें जो है मुदाखलत नहीं की जा सकती, और इसी तरह हमारा जो राइट ऑफ लाइफ आर्टिकल 9 और डिग्निटी आर्टिकल 14 में वो सारी चीज़ें मुतासर होती हैं, और ये सारा एक सूबे ही को जो है पूरा उसके पनामा केस भी तो सारा इस्लामाबाद में हुआ ना। देखिए, पानामा केस की और बात थी। पानामा केस एक तो था वो इस्लामाबाद ही से मुताल्लिक था, चूँकि वो एक बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने वो एक शाया किया था, जिसमें ख़ुद मोहतरम प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के नवाज़ शरीफ ने इस्तदा सुप्रीम कोर्ट को की थी, और JIT पर उन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की थी। हमने इन चीज़ों की मुखालफत की है, इसलिए हम कहते हैं कि JIT भी मावराए कानून है, क्योंकि कोई ऐसा, हमारा जो मुल्क है ये एक कोडिफाइड लॉ यानी लिखे पढ़े कानून के ताबे है, और सरकारी जो मुलाजिम हैं, जो स्टैच्यूटरी फंक्शनरीज़ हैं, वो सिर्फ वही कर सकते हैं, उन्हें अख्तियार है जो कानून में मुंदरज हो और उन पर जिम्मेवारी। जो आपने कहा कि इंतजामी मसाइल पैदा होंगे, किस किस्म के इंतजामी मसाइल पैदा होंगे अगर ये इस्लामाबाद में होती है इंक्वायरी सारी? तो देखें, एक बात तो ये है कि कानून ये कहता है कि जहाँ का वकूआ है वहीं की जो है तफ्तीश उसी जुरिस्डिक्शन में होगी, और उसका अगर ट्रायल होगा तो वो भी जो है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस मुतय्यन शुदा हैं। तो ये टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से मावरा क्यों कर ये किया जा रहा है कि सारी चीजें, लेकिन खोसा साहब ये जो तासुर पैदा हो रहा है ना आपकी इस एप्लीकेशन के बाद, इस इस्तदा के बाद, कि आप कहते हैं कि सारा रिकॉर्ड भी कराची दिया जाए, इंक्वायरी भी वहाँ शिफ्ट की जाए, तासुर ये पैदा होता है कि वहाँ आपकी हुकूमत है, आप लोग असर रसूख अपना इजीली वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए शायद आप लोग ये चाह रहे हैं कि सब कुछ वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए कराची में। ये तासुर आप फरमा रही हैं, तासुर हो रहा है, तो मुझे बताएं फिर ये आप सूबों का क्या है? फिर एक सूबे का अगर आपने ये प्रेसिडेंट क्रिएट करना है तो कल को जो पंजाब के केसेस होंगे वो सिंध में फिर क्या समाअत होंगी और सिंध में इन्वेस्टिगेशन होगी। इसी तरह अगर KPK के होंगे तो फिर KPK वाले कराची जाके सिंध में करेंगे या पंजाब में करेंगे। देखिए, ऐसी रवायात मत डालिएगा
जिससे आपकी न सिर्फ सूबाई खुद मुख्तारी मुतासर होती हो, बल्कि सूबों को ये तासुर मिले कि शायद उनके साथ जो है कोई बराबरी का सलूक और कानून से मावरा जो है सलूक किया जा रहा है। सो इसलिए हम तो कहते हैं कि कानून की अमलदारी हो, जो भी चीज़ें कानून में मुतय्यन है, जिस इदारे को तफवीज़ की गई हैं, क्या JIT ऐसी बन सकती है जिसमें वो लोग भी शामिल हों जिनका कोई तफ्तीश से कानून में किसी जगह मुंदरज नहीं है। तो इसलिए अगर हमने नई रवायात डालनी है तो फिर हर एक चीज़ में JIT बना दीजिएगा। हज़ारों केस, लाखों केस पड़े हुए हैं जिनमें पुलिस ने तसाहल किया हुआ है। शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पटिशन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। उनको शहीद हुए हुए भी आप देखें कितने बरस हो गए। असगर खान का केस 20 साल के बाद जाके समाप्त हुआ है। तो देखें, इस तरह से अगर हमने प्रोसेस ऑफ लॉ को डिस्क्रिमिनेटरी और सेलेक्टिव बना देना है तो उससे शायबा होगा कि शायद ये बराबरी की बुनियाद पर आईनी अंदाज से। लेकिन फिर जो बाकी मामलात पर JITs बनती रही हैं, आप देखें सानिया बल्दिया टाउन पर बनी, नवाज शरीफ साहब के केस में JIT बनी, उस मामले को भी आपको इस तरह हाईलाइट करना चाहिए था फिर कि JITs क्यों बन रही हैं। करें, अगर कोई नहीं करता तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कानून बन गया। देखिए, कानून तो पार्लियामान ने बनाना है ना। पार्लियामान ने कानून आपके बनाए हुए हैं, आपके कवानीन मौजूद हैं। CRPC में आपकी पुलिस को अख्तियार दिया गया है तफ्तीश का। FIA एक्ट है, उसमें आपके FIA फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अख्तियार दिया गया है। अपने दौरे हुकूमत में बना देना चाहिए था या आपको बना देना चाहिए था। मामला कोई भी हो, बीच में JIT नहीं बन सकती। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी का क्या मकसद है इसके पीछे? देखिए, मकसद PPP का जो भी हो, खोसा साहब ने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, उनका हक होता है देने के लिए। मगर बात सीधी सादी ये है कि परसेप्शन ये है अवाम में कि अगर ये ट्रायल सिंध में हो तो विटनेसेस जो हैं वो भी उनको थ्रेट हो सकता है। रिकॉर्ड की सेफ्टी जो है, जो पास्ट में रिकॉर्ड्स जले हैं वो भी हो सकता है। तीसरी बात यह है कि जब आप एक हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, डे फैक्टो हेड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आप उसी प्रोविंस में उसको ट्राई करते हैं जिसके तहत सब इदारे इधर हैं, तो मेरे ख्याल में वो भी एक लोगों को ये है, फियर है, ख़तरा है कि यार ये ठीक से ना मिलें, अनबायस ना हो, ये इदारे जो हैं ये सब इनके लिए काम करें। तो ये है मेरे ख्याल में पब्लिक। ये मैं नहीं कहना चाहता कि ये लीगली उनका केस कमज़ोर है, लीगली उनका केस मे बी वेरी वैलिड, मगर हम इस मुल्क में रह रहे हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं, पाकिस्तान में ये परसेप्शंस हैं। और अगर कोर्ट ने इस परसेप्शंस को ख़त्म करने के लिए कहा कि चलो पिंडी, तो मेरे ख्याल में नो हार्म इन इट। मगर इनका भी एक केस है जो ये पेश करेंगे, अब देखें क्या नतीजा होता है। सही। खोसा साहब, अगले टॉपिक की तरफ ज़रा आगे बढ़ते हैं, उसमें भी मैं आपसे सवाल कर लूँ। जब नवाज शरीफ साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मौक़िफ़ लिया गया कि ये तो कोई डील हो रही है, ये तो बस बाहर जाने का रास्ता साफ़ हो गया। अब जब वो वापस चले गए हैं जेल नवाज शरीफ साहब, अभी भी पीपल्स पार्टी अपने इस मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि कोई डील हो चुकी है, हो गई है। क्यों पीपल्स पार्टी ये समझ रही है खोसा साहब? जी बिल्कुल भी पीपल्स पार्टी, देखें, पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी ये समझ नहीं रही है। नवाज शरीफ साहब आज बीमारी का नहीं है। जब वो वज़ीर आज़म और उससे पहले भी आपने देखा कि लंदन में जब गए थे तो वो रिलैप्स हो गए थे और उनकी जो है कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, उनको मल्टीपल मॉर्बिडिटीज़ हैं। ये देखिए, राइट ऑफ लाइफ है आर्टिकल 9 के तहत। हम बिल्कुल ये नहीं कहते हैं बीमार हैं, एक बोर्ड ने सर्टिफाई किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, तो ये मजाक हो रहा है उनके साथ। मैं तो कहता हूँ कि जो कानून है, हम पीपल्स पार्टी कहती है कि बिल्कुल देखें, ज़िंदगी है तो मुकदमात भी हैं और बाकी मामलात भी हैं। ज़िंदगी आइन में भी क्या, कानून में भी हर चीज़ में प्रेसिडेंस लेती है। और अगर वो बीमार हैं, बोर्ड ने सर्टिफाई किया है, तो इसमें ढील की क्या बात है? इसमें उनका इलाज होना चाहिए और इलाज उनका जो है बिल्कुल तसल्ली बख्श होना चाहिए। जितने भी उनके, अगर वो अपने मुआलिज से कराना चाहते हैं तो वो मुआलिज को उनको फैसिलिटेशन देनी चाहिए।
तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि उनका बिल्कुल आप इलाज सही ना कह हो। रहे हैं, लेकिन जब वो सर्विसेज हॉस्पिटल में थे हिलाली साहब तो कहा गया कि यहाँ पर जो है वो दिल का कोई डॉक्टर ही नहीं है, तो फिर फैसला हुआ जी इनको PIC पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया जाए। जब ये बात हुई तो नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं जी मुझे वापस आप भेज दें, मैं नहीं जाना चाहता। तो इन मामलात से फिर कन्फ्यूजन पैदा होती है ना, जब आप किसी चीज़ पर एतराज़ करते हैं उस एतराज़ को दूर करने की कोशिश की जाती है, फिर आप कहते हैं कि मुझे वापस भेज दें। देखिए ये तो किसी हाँ, एक लिहाज से आप सही कह रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए सीधी सादी बात ये है, ये कैदी हैं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका वेलफेयर, फिजिकल वेलफेयर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई 4 बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं, एक 5वां बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होने जा रहा है जी। तो अब 4 और 5 बोर्ड्स के बाद क्या इन लोग फैसला नहीं कर सकते हैं कि इधर ऐसे फैसिलिटीज हैं कि नहीं है? उन्होंने कहा है पाकिस्तान में है, तो अब आप उन फैसिलिटीज के तहत इनको ठीक करें, इनके इलाज करें। ये क्या उनको जाके पूछना अरे आप जाएंगे नहीं जाएंगे? भाई आपकी जिम्मेवारी है, हिज लाइफ इज इन योर हैंड्स, वो आपके प्रिजनर हैं, वो करे जो मुनासिब है, सही है, जो आप समझते हैं सबसे अच्छा है। अगर इधर नहीं है फैसिलिटीज तो फिर अलग बात बनती है, मगर वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, 4 बोर्ड्स ने कहा पंजाब है। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है ही भाई दिल के अमराज का है ना, तो वहां पे बिल्कुल, फैसिलिटेशन कैसे नहीं मिल बिल्कुल, सकती आपको? बिल्कुल बिल्कुल, तो आप उनको कहें भाई यू आर अ प्रिजनर, यू आर नॉट अ फ्री मैन। खोसा साहब कुछ देखें एक बार इलाली साहब एक चीज अर्ज करूं कि देखें उनको मल्टीपल मॉर्बिडिटीज हैं और यहाँ एक्सपर्ट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर चीज़ के मौजूद हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, जब वो उनकी कस्टडी में हैं तो फिर उनकी जिम्मेवारी है। ही इज़ नॉट अ मेलिंगरर, वो फ्रॉड नहीं कर रहे कि मैं बीमारी फेन कर रहे हूँ कि जाली बीमारी का केस किसी का भी नहीं है, सारे बोर्ड्स ने कहा है। होसो साहब बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल, मगर मैं कहता हूं कोई ऐसा मुल्क है ही नहीं जिसमें ये नहीं वो कैदी कह सकता है कि बेहतरीन से बेहतरीन जो फैसिलिटीज है वो कोई और जगह है ना? सब लोग कह सकते हैं। दूसरी बात, आपको भी पता है कि खर्चा क्या है, आपको भी पता है कि एक दफे मुल्क से चले जाएं पूरा मुल्क कहेगा कि ये इनको भेजा गया है, नो डाउट बेस्ट जगह भेजा गया है। वैसे हर चीज तो फिर उसका इलाज अमेरिका और स्विट्जरलैंड और लंदन में होना चाहिए। पाकिस्तानियों का इलाज हो सकता है तो नवाज शरीफ साहब का क्यों नहीं हो सकता? अब सर्विसेज हॉस्पिटल में जितनी VIP तरीके से उनको फैसिलिटेट किया गया, एक आम बंदे को तो नहीं किया जाता। आई एम नॉट प्लीडिंग हिज केस, ना मेरा कोई उनके साथ ऐसा है कि उनको बाहर भेजा जाए। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी बारहा के कहा कि अगर एक शख्स बीमार है तो फिर आप क्वांटिफाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्सपर्टीज़ का मामला है। अब उनकी बेल चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उन्होंने ये रिपोर्ट्स मांगी हैं। ये इंडिपेंडेंटली बजाते ही बीमारी और कैपेसिटी को अफेक्ट करना जो है ये 497 के क्लॉज में प्रोवाइज़ो में मौजूद है, जो मुस्तार ली जाती है इन पिटिशंस में भी। अगर एनालॉगस प्रोविजंस हों तो उनको मुस्तार करके पढ़ा जा सकता है उसमें। सही, तो आप ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब का अस्पताल जाना कोई डील या ढील का नतीजा नहीं था? नहीं, डील कहाँ से आ गई? अरे बाबा देखें ना, या तो वो मेलिंगरर होते, बीमार ना होते बिल्कुल, फिर तो हम कहते हैं कि जी ये तो ऐसे ही जैली काम हो रहा है सारा। वापस जाने का ना कहते, अगर उन्हें ऑफर की जा रही थी कि आप PIC चले जाएं, अगर बीमार होते तो वापस ना जाते। नहीं, वो तो कोई भी अगर इस तरह से अगर आप शटल कॉक करेंगे, 1 2 3 4 बनाएंगे तो इंसान तंग आके फिर ऐसा ही कहता है कि भाई साहब थैंक यू वेरी मच, मुझे वापस भेज दें, मेरा अल्लाह अब मेरा ज़ामिन है, अल्लाह मेरा हाफ़िज़ है। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब, हमारे ज़फ़र इलाही साहब में तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।